क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया को बदलने वाला एकमात्र पर्सन कौन था? एक ऐसा पर्सन जिसने केवल ड्रीम्स नहीं देखे बल्कि उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पूरी ह्यूमैनिटी को नई डायरेक्शन दी। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न केवल ओशंस को चीरकर नई लैंड की डिस्कवरी की बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को भी हमेशा के लिए बदल दिया। पर क्या यह वाकई विक्ट्री थी या एक भयावह बिगिनिंग? जेनुआ, इटली। एक यंग सेलर क्रिस्टोफर कोलंबस दुनिया के मैप को बदलने के सपने देखता था। हिस्टोरियन जाक डेलाक्रोix लिखते हैं, कोलंबस का ड्रीम केवल लैंड खोजने का नहीं था, यह ह्यूमैनिटी के एग्जिस्टेंस को फिर से रीडिफाइन करने का था। क्या यह महज एक एम्बिशन थी या वह किसी हायर पर्पस से प्रेरित था? स्पेन का रॉयल कोर्ट। कोलंबस अपने साहसिक प्रपोजल को प्रेजेंट करता है। मैं एक ऐसा रूट खोज सकता हूं जो वेस्ट से होते हुए इंडिया तक ले जाए। फाइंड अ रूट टू इंडिया थ्रू द वेस्ट। किंग फर्डिनेंड और क्वीन इजाबेला के कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। एक मिनिस्टर कहता है, क्या तुम जानते हो कि इस ओशन में कितने शिप्स लापता हो चुके हैं? इस सीन में विचार उठता है, क्या इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कीमत वाकई इतनी बड़ी होती है? 3 अगस्त 1492 सेंटा मारिया, पिंटा और नीना जैसे छोटे शिप्स अज्ञात दिशा में रवाना होते हैं। स्मॉल शिप्स सेल इनटू द अननोन। ओशन का एंडलेस विस्तार, हवा की गर्जना और शिप्स का हिलना। समुद्री यात्रियों की दास्तान बताने वाली बुक ऑडिसी ऑफ सी में लिखा है, उस जर्नी में हर नाइट एक नई स्टोरी छुपी। प्रश्न, क्या आप कभी किसी ऐसे मिशन पर गए हैं जिसका एंड न मालूम हो? ओशन के बीच। तीसरे वीक में सेलर्स थक चुके, हमारी डेथ तय है, वी आर डूम्ड। एक सेलर चिल्लाता है। कोलंबस जवाब देता है, डेथ से बड़ा डर होता है हार मान। हिस्टोरियन एलिजाबेथ मूर लिखती हैं, यह केवल जर्नी नहीं थी, यह एक मेंटल बैटल था। क्या यह करेज था या मैडनेस? 12 अक्टूबर 1492 लैंड। एक सेलर चिल्लाता है, पूरा क्रू खुशी से झूम उठता है। ये बहामास के कोस्ट थे। कोलंबस इसे सन सैल्वाडोर नाम देता है, लेकिन कोलंबस को क्या पता था कि यह इंडिया नहीं बल्कि एक नई वर्ल्ड थी। 12 अक्टूबर 1492 की सुबह जब कोलंबस और उसका दल बहामास के तट पर उतरा तो उनके सामने टैनो जनजाति के लोग खड़ी दिए थे। उनकी आंखों में अजनबीपन, डर और उत्सुकता थी। कोलंबस ने उनके सरल स्वभाव और बिना हथियारों के देखकर लिखा, ये लोग बहुत ही सीधे और शांति प्रिय हैं, ये हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या यह दोस्ती का प्रस्ताव था या एक नई योजना का आरंभ? टैनो लोग उनकी मदद करते रहे, लेकिन धीरे धीरे कोलंबस और उसके दल को यह एहसास हुआ कि इनकी जमीन पर न केवल सोना है बल्कि यह व्यापार के लिए भी बेहद उपयुक्त स्थान है। क्या वाकई कोलंबस नई दुनिया के लिए मददगार था या वह एक शोषक था? टैनो लोगों ने कोलंबस और उसके दल का स्वागत तो किया, लेकिन उनका मासूम जीवन यूरोपीय महत्वाकांक्षाओं के लिए एक स्वर्ग बन गया। यह जमीन और यहाँ के लोग यूरोप की संपत्ति बन सकते हैं, कोलंबस ने लिखा। इतिहासकार बारबरा जॉनसन लिखती है, कोलंबस ने अपने सपने में एक नई दुनिया देखी थी, लेकिन वह इसे एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी में बदलना चाहता था। इस भूमि पर यूरोप के अधिकार की बात उठी। कोलंबस ने इसे सैन सल्वाडोर नाम दिया और यह घोषणा कर दी कि यह स्पेन का हिस्सा है। पर क्या यह न्याय? किसी दूसरी दुनिया पर कब्जा करने का अधिकार किसके पास है? कोलंबस ने स्पेन लौटने के बाद बताया कि उसने एक ऐसी दुनिया खोजी है जहां अनगिनत संपत्तियां हैं, सोने का खजाना यहाँ हर जगह है, उसने कहा। ये बात सुनकर स्पेन में हलचल मच गई। दूसरी यात्रा में कोलंबस ने सोने की खोज शुरू की। उसने टैनो लोगों से पूछा, क्या यहाँ और सोना है? टैनो लोगों ने सहयोग किया, लेकिन जब यह सहयोग कम होने लगा तो उन्हें डराया धमकाया गया। इतिहासकार माइकल हेडन ने लिखा है, यह सोने की भूख नहीं थी, यह लालच और प्रभुत्व की असीमित प्यास थी। टैनो जनजाति के हजारों लोग गुलाम बनाए गए, उन्हें यूरोप भेजा गया। ये लोग काम करने के लिए परफेक्ट, कोलंबस ने लिखा। लेकिन क्या यह मानवता थी या क्रूरता? टैनो लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, कई मर गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली। कोलंबस का सपना उनके लिए एक बुरे सपने में बदल गया। कोलंबस ड्रीम बिकेम देयर नाइटमेयर। 1493 में जब कोलंबस स्पेन लौटा तो उसे हीरो के रूप में सम्मानित किया गया, लेकिन जब वह अपनी दूसरी यात्रा पर गया तो उसे पता चला कि यूरोप के अन्य देश भी इस भूमि पर अधिकार चाहते। स्पेन और पुर्तगाल के बीच संघर्ष हुआ। क्या नई दुनिया का मतलब नई लड़ाइयां? डज अ न्यू वर्ल्ड मीन न्यू बैटल्स? कोलंबस के लिए यह एक चेतावनी थी। इतिहासकार एडवर्ड स्मिथ कहते हैं, यह केवल भूमि की लड़ाई नहीं थी, यह शक्ति और प्रभुत्व की होड़ज थी। कोलंबस की 4 और यात्राएं हुई, लेकिन वह कभी भारत नहीं पहुंच सका। उसकी आखिरी यात्रा में उसे कैदी बनाकर स्पेन लाया गया। 1506 में उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार अलेक्जेंडर विल्सन लिखते हैं, कोलंबस का अंत एक उदासीनता की कहानी थी। क्रिस्टोफर कोलंबस का जीवन और उसकी खोजें हमें यह सिखाती हैं कि सफलता की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। सक्सेस कैन कम एट अ ग्रेट कॉस्ट। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इतिहास से कुछ सीखेंगे या वही गलतियां दोहराएंगे?